हे गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये चैप्टर है जिसमें हम कुछ अकाउंट्स की बेसिक डेफिनेशंस को कवर करेंगे। सो बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशंस, फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल से सारा हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को समझने वाले हैं। एक एग्जांपल नोट कीजिए। एग्जांपल पॉइंट नंबर 1, एग्जाम्पल में लिखिए मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ लेडीज फुटवेयर with cash of rupees 5 लाख रुपीस के साथ उसने क्या किया, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। पॉइंट नंबर 2, मिस्टर ए took bank loan of rupees 50,000 which is payable after 2 years. Payable after 2 years. Point number 3, Mr. A made cash purchase of goods worth rupees 10,000 का कैश में गुड्स खरीदा। गुड्स क्या है इसके लिए? फुटवेयर से उसने खरीदे। पॉइंट नंबर 4, मिस्टर ए purchased goods on credit from Mr. B for rupees 30,000. Point number 5, Mr. A purchased land and building from Mr. C of rupees 1 lakh. Point number 6, Mr. A purchased computers for rupees 25,000 in cash from Mr. D. Point number 7, he withdrawn rupees 5,000 for personal use. Point number 8, he also purchased computer software. He also purchased computer software worth rupees 15,000 in cash. He also purchased computer software worth rupees 15,000 in cash. Point number 9, Mr. A sold goods costing rupees 10,000 for rupees 25,000 to Mr. E
मिस्टर ई को 10,000 की गुड्स की कॉस्ट वाले 25,000 में बेचे, लेट से। पॉइंट नंबर 10, मिस्टर ए made advertisement of rupees 30,000 for his business. For his business. Point number 11, he received amount of rupees 16,000 from Mr. E. मिस्टर ई से 16,000 रुपीज क्या हुए, रिसीव हुए। पॉइंट नंबर 12, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर was sold by Mr. A for rupees परचेज किया था उसने कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और वो उसने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या किया, लेट से 12,000 में सेल कर दिया। इन कैश सेल उसने क्या कर दिया, अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेल आउट कर दिया। मिस्टर ए पेड सैलरी टू स्टाफ ऑफ रुपीज 12,000 की उसने क्या की, सैलरी पे की। पॉइंट नंबर 4, मिस्टर ए पेड इलेक्ट्रिसिटी bill of his business premises of rupees 9,000. Point number 15, Mr. A paid rupees 12,000 as insurance premium of his business for 1 year beginning on first of October 2023. Point number 16, audit fee of rupees 26,000 payable to a chartered accountant. Audit fees worth rupees 26,000 payable to a chartered accountant is still payable, पे नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 17, Mr. A returned goods purchased from Mr. A returned goods purchased from Mr. B of rupees 5,000. Point number 18, Mr. A received goods back from Mr. E costing rupees 8,000
being defective goods, being defective goods। ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इससे हम अपना इस चैप्टर को मेजरली कवर कर लेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल हम समझेंगे, इसमें हम इससे भी पहले हम एक छोटा सा पॉइंट और समझेंगे, देन हम इस एग्जाम्पल को एनालाइज करेंगे। सो ये एग्जाम्पल आपने लिख लिया। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले कुछ एक टर्म समझते हैं पहले, देन हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। तो लिखो, दो टर्म्स हमारे पास यहाँ यूज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से एक मिस्टर जेड है। मिस्टर जेड ने क्या किया, वो जॉब करने गए लेट्स से बेंगलोर में। बेंगलोर जॉब करते हैं, बाद में उन्होंने क्या किया, जॉब क्विट कर दी और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने का उन्होंने सोचा। वहीं पर ही उन्होंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने का सोचा। उनका लेट्स से उन्होंने ट्रेडिंग करने का सोचा गुड्स में। गुड्स यानी लेट्स से उन्होंने फुटवेयर की ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। उन्होंने इस चीज का बिजनेस स्टैब्लिश करने का सोचा। अब सोचो, अब वो बिजनेस बेंगलोर में बिल्कुल नए हैं, स्टैब्लिश करना चाहते हैं बिजनेस, तो उन्हें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, कुछ एक्सपेंडिचर। लेट्स से उनके पास में ही हैज 1 लाख रुपए विद हिम, उसके पास 1 लाख रुपीज उसके पास है, ही हैज 1 लाख विद हिम। ठीक है, अब वो क्या करेगा, लेट्स से अब उन्हें कुछ क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे सबसे पहले। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, उन्हें सबसे पहले कुछ प्रीमाइसेस क्या लेनी पड़ेगी, रेंट पर लेनी पड़ेगी। प्रीमाइसेस रेंट पर लेनी पड़ेगी। उन्हें गुड्स परचेज करने पड़ेंगे, गुड्स परचेज करने पड़ेंगे। स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा, स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा। और कुछ फर्नीचर बिजनेस में लगाना पड़ेगा, अपने प्रेमाइसेस में फर्नीचर उन्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे, कंप्यूटर्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ मशीनरी भी लगानी पड़ सकती है, कुछ मशीनरी भी इंस्टॉल उन्होंने अपने प्रेमाइसेस में की। ये खर्चा होगा उनका हर महीने, एवरी मंथ उन्हें रेंट पे करना होगा। गुड्स परचेज भी उन्हें करते रहने, परचेज करके सेल करेंगे तो परचेज भी उन्हें फ्रिक्वेंटली करते रहनी पड़ेगी। स्टाफ को भी अपॉइंटमेंट किया है तो सैलरी भी क्या जाएगी, ये भी बार बार हो परचेज होगा और सैलरी भी हर बार जाएगी, यानी एवरी मंथ, हर महीने सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो जो खर्चे मिस्टर जी के फ्रीक्वेंटली होते हैं, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रेंट, तो बिजनेस प्रीमाइस का रेंट तो देना ही पड़ेगा, उसमें तो बिजनेस करेंगे, गुड्स भी परचेज करना पड़ेगा, स्टाफ की सैलरी भी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना पड़ेगा। कोई स्टेशनरी परचेज किए है तो उस स्टेशनरी का भी पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज वेरी फ्रीक्वेंट, जो बार बार होते हैं ट्रांजैक्शंस, उन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को, उन एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो खर्चे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं, दैट इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हर बार होंगे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, तो वो हमारे एक्सपेंडिचर क्या क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर। चलो अब ये खर्चा फर्नीचर लग गया, एक बार का खर्चा था, एक बार का, हर बार नहीं करना, पता नहीं कितने साल बाद फर्नीचर वापस इनको चेंज करना पड़ेगा। कंप्यूटर इंस्टॉल किया, ये भी वन टाइम एक्सपेंस है। मशीनरी का इंस्टॉलेशन भी वन टाइम एक्सपेंस है। कुछ सालों तक उनको वापस नहीं कर कुछ साल तक ये खर्चे दोबारा नहीं होंगे, वन टाइम होंगे फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग ये खर्चे होंगे आपके एक बार। तो जो खर्चे बार बार नहीं होते, जिन खर्चों का बेनिफिट अगर मैं बात करूं, इनका बेनिफिट क्या होगा? अब ये तो किया, हर महीने रेंट पे किया, बेनिफिट कंज्यूम, यानी अगर मैं इसको ये भी बोल सकती हूं कि बेनिफिट ऑफ these expenses gets exhausted within the accounting period, within the accounting period। इसका बेनिफिट तो आपको क्या हुआ, उसी साल ही क्या हो गया, खत्म हो गया। ये खर्चा करोगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट इज लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज बेनिफिट ऑफ these expenditures will last for many years। कई सालों तक इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो जिन खर्चों का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलना होता है, वो खर्चे हमारे लिए कौन से खर्चे बोले जाते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बात समझ आ गई? उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो और थोड़ा सा इस एग्जांपल को समझो। मिस्टर जी ने एक्सपेंडिचर किया, रेंट पे किया, अब गुड्स परचेज करता है। लेट्स से इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड्स परचेज किया, मिस्टर जी के पास कैश था, कैश से वो गुड्स परचेज करके लाया, उसको उसने सेल करना चाहा, कुछ सेल हो गई उसकी कैश में, यानी कैश में कुछ माल बिक गया और कुछ उसने बेचा उधार यानी क्रेडिट पर। कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिन लोगों से पैसा हमें लेना होता है, जिन लोगों को हम सेल कर देते हैं और वो हमें प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे, तो उन लोगों को अकाउंट्स में बोला जाता है डेटर्स। क्या बोला जाता है? डेटर। बी इज साइलेंट, बी साइलेंट होता है, हम उन्हें क्या बोला जाता है? डेटर्स। तो अब देखो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से, अच्छा गुड्स परचेज किया, कुछ बिक गया हो सकता है, कुछ अनसोल्ड रह गया। गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द गोडाउन, जो बचा हुआ स्टॉक आपके पास रह गया, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं स्टॉक या बोलते हैं इन्वेंट्री। तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से मेरे पास एक एसेट निकल कर आ गया, एक एसेट, एक चीज बच गई, स्टॉक बच गया। एसेट मैंने क्या बताया था? एसेट का मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, एनीथिंग, प्रॉपर्टी या एनीथिंग, कोई भी चीज जो मेरी ओन्ड है, मैंने जिसको खरीदा है। तो मैंने कैश देके गुड्स खरीदे थे, गुड्स बच गए, तो वो मेरे क्या हो गए? स्टॉक। ये मेरा क्या हो गया? स्टॉक बोलो या इन्वेंटरी, ये मेरा क्या हो गया? एसेट। कुछ बेच दिया, पैसा आ गया, कुछ नहीं, कुछ क्रेडिट पर बिका जिनसे पैसा आना है, तो ये लोगों से भी मुझे पैसा लेना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मतलब इनसे पैसा लेना है, जो पैसा मेरा ओन्ड है और वो अभी इनके पास है, तो ये भी मेरे क्या हो गए? एसेट हो गए। यानी आपके पास
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से, खर्चा करने से एसेट जनरेट हो जाता है। एक आप कुछ खर्चा करो तो कुछ घर लेके आ रहे हो ना, खर्चा करके कुछ घर ले गए, आप स्टॉक अपने पास ला रहे हो या इन्वेंट्री अपने पास ला रहे हो, और आप क्या ला रहे हो, कुछ डेटर्स। एक हो सकता है आपने लेट सपोज आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एडवांस में भर दिया। क्या ये, पहले बात बताओ, क्या ये खर्चा रेकरिंग है, क्या ये खर्चा वन टाइम है या बार बार होने वाला है? प्रीमियम हर बार जाता है, हर साल जाता है, ये एक रेकरिंग खर्चा है, बार बार होने वाला है, इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो मैंने कुछ पैसे क्या कर दिए, एडवांस में पे कर दिए। हो सकता है मैं एडवांस प्रीमियम भर दूं, या हो सकता है मैं अपने लैंडलॉर्ड को एडवांस रेंट भी दे दूं। तो ये ऐसे खर्चे हैं जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले 1 साल में मिल जाएगा। यानी अगर मेरा ये अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले देखो, लेट्स से ये है लाइफ, ये किसकी लाइफ है, ये है लाइफ ऑफ द बिजनेस, लाइफ ऑफ बिजनेस। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, आपकी बिजनेस जो है ना वो फोरसेबल फ्यूचर तक क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अकाउंटिंग तो छोड़ नहीं सकते ना पूरी लाइफ के लिए, खत्म होगा तभी करेंगे, नहीं। फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें इसकी लाइफ को डिवाइड करना पड़ता है। कितने समय में डिवाइड करते हैं, जनरली हम इसकी लाइफ को 1 साल में डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, 1 साल में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2024 को क्लोज हो जाएगा। अगला साल 31 मार्च 2025 को क्लोज होगा, 31 मार्च 2026 को क्लोज होगा, या सो ऑन। आपकी इच्छा है, या आप क्या कर सकते हो, अपना ईयर 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट करके 31 दिसंबर 2023 को क्लोज कर सकते हो। अगला ईयर 31 दिसंबर 2024 को क्लोज कर सकते हो। इससे अगला 31 दिसंबर 2025 को क्लोज कर सकते हो, एंड सो ऑन। अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो, ये वाले टाइमिंग्स फॉलो करते हो कि अप्रैल को स्टार्ट करना है, मार्च को क्लोज करना है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अकाउंट्स में इस ईयर को बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। और अगर आप जैन से शुरू करके दिसंबर में अपने बुक्स क्लोज करते हो तो इस ईयर को बोला जाता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मोस्ट वाइडली जो ईयर यूज होता है वो फाइनेंशियल ईयर यूज होता है। दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। चलो, अब मैंने क्या कहा, अब हमारा अकाउंटिंग पीरियड, अभी यहाँ थे इंश्योरेंस प्रीमियम पे, मेरा अकाउंटिंग पीरियड मतलब मैं जिस पीरियड की क्या कर रही हूँ, अकाउंटिंग, अगर मैं इस पीरियड की अकाउंटिंग कर रही हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम यानी मैंने कोई ऐसे रेवेन्यू खर्चे किए। देखो, रेवेन्यू खर्चे का मतलब क्या है, वो खर्चे जो आप रोजमर्रा में कर रहे हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं, या उसका बेनिफिट आपका अकाउंटिंग पीरियड में ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपके इसी ईयर में ही आपका बेनिफिट कंज्यूम हो जाता है। तो इससे हम बोलते हैं आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब देखो, इसमें आपने क्या किया, एडवांस प्रीमियम भरा, आपने इस साल का भी क्या किया, प्रीमियम यहीं पे कर दिया, या इस साल का रेंट भी आपने क्या किया, यहीं पे कर दिया। तो ये इसका बेनिफिट 1 साल में, आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड भी 1 साल में इसका बेनिफिट कंज्यूम हो जाएगा, ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। इसलिए ये इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट
क्योंकि मैंने एडवांस में दे दिया, आज के दिन मेरे लिए, मेरे पास पिछला कोई भी मतलब आने वाले समय का कोई भी रेंट या कोई पेमेंट किया तो वो मेरा एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे लैंडलॉर्ड नहीं निकाल सकेगा इस साल के लिए, क्योंकि मैंने रेंट उसको पे कर दिया, अनलेस कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस ना हो तो। देखो अब मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से एक और एसेट निकल कर आया। एक कौन सा एसेट निकल कर आया? वो है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैंने क्या किया? प्रीपे कर दिया। इस ईयर में मैंने क्या किया? इसी ईयर में मैंने इस साल का एक्सपेंस मैंने यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर का यहां पे कर दिया, तो मेरे लिए क्या बन गया? प्रीपेड। प्रीपे कर दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्या हो गया? एसेट। तो ये हमारे क्या हो गए? एसेट। इन्हें हम बोलते हैं करंट एसेट। क्यों बोलते हैं? देखो वापस, करंट मतलब जिसका बेनिफिट क्या होने वाला है, अकाउंटिंग पीरियड के 1 साल में खत्म हो जाएगा। देखो देखो अगर आपके पास स्टॉक है, इस साल तक सेल आउट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेच के आप वापस क्या कर लोगे? कैश ले आओगे। डेटर्स है, उनसे भी कैश आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश तो नहीं आएगा, लेकिन बेनिफिट इस साल में खत्म हो जाएगा। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से हमें क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। खर्चा यहां कर रहे हैं, खर्चा हम कर रहे हैं इस साल में, लेकिन उन खर्चों से जो बेनिफिट होगा वो अगले विद इन द नेक्स्ट ईयर, अगर आपका बेनिफिट कंज्यूम हो रहा है तो वो एसेट आपका क्या होता है? करंट एसेट। यहां तक समझ आ गया होगा कि इसे बोलते हैं करंट एसेट। ठीक है, तो अब मिस्टर जी ने जो खर्चे किए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके उन्होंने अपने पास 3 तरह के एसेट, चीजें अपने पास रखी होंगी। एक उनके पास बचा होगा, एक उनके पास स्टॉक बचा होगा गुड्स का, एक उनके पास डेटर्स रह गए होंगे, उनसे पैसा लेना, जिनसे क्या जो लोग क्या करते हैं, जिनको क्रेडिट पे सेल किया गया है, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, प्रीपेड खर्चे नेक्स्ट ईयर के जो हम इस साल पे कर, जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है। यहां तक क्लियर? यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमें क्या होता है? हमें करंट एसेट्स जनरेट हो जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन करंट एसेट, ये भी हम बोल सकते हैं ना। चलो अगला, कुछ ऐसे खर्चे, जैसे मैंने कहा फर्नीचर इंस्टॉल किया, कंप्यूटर इंस्टॉल किया, एक बार खर्चा है, बेनिफिट क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग। बेनिफिट क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग। उन खर्चों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने कहा, आपके पास फर्नीचर, कंप्यूटर्स, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, लेट्स से मशीनरी, ये जो चीजें हैं इनका बेनिफिट होगा ना। अगर मैं बात करूं इस चार्ट के अंदर, अपने जो टाइम चार्ट है, यहां अगर आपने कोई लैंड खरीदी है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई कैपिटल खर्चा, क्या कैपिटल खर्चा मतलब वो खर्चा जो मुझे लंबे समय तक बेनिफिट देगा, उसका बेनिफिट यहां मिलेगा, यहां 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 यहां, और भी हो सकता है आगे तक मिले, आने वाले 5 साल और मिले। तो जिसका बेनिफिट इस ईयर तक सीमित नहीं रहा, आगे चला गया, वो खर्चे मेरे लिए क्या है? कैपिटल खर्चे। और कैपिटल खर्चों से मुझे क्या मिला? ये मिले मुझे फिक्स्ड एसेट।
तो ये खर्चों से हमारी क्या हो जाती है, इन खर्चों से हम कैपिटल खर्चे करने से हमारे क्या जनरेट हो गए, फिक्स्ड एसेट। क्यों इन्हें फिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड हो गए ना हमारे, इसलिए। लेट्स से हमने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी खरीदा था, हमने मिस्टर जी ने एक कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर भी खरीदा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर जो खरीदा, अब ये सॉफ्टवेयर भी हमारे लिए क्या है, ये भी 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें क्या देगा, बेनिफिट देगा। यानी इसका बेनिफिट जो है, यहाँ जो खर्चे किए हैं, इसका बेनिफिट इस ईयर से भी क्या होगा, इस ईयर से भी आगे जाएगा। ये आगे गया, आगे, आगे, आगे। ये यहाँ से जो इसका बेनिफिट शुरू हुआ, मतलब जो इसका यहाँ से जो आगे चला गया, वो है मेरे लिए फिक्स्ड एसेट। या मैं उनको बोलूं, ये बन गए मेरे नॉन करंट। करंट मतलब ये होता है रनिंग में, यानी जो जिसका रनिंग का है वो यहीं तक है। जो करंट है, मेरे करंट एसेट, यहाँ जो जिसका बेनिफिट यहाँ तक है वो है करंट एसेट, और जिसका बेनिफिट यहाँ से आगे है वो है नॉन करंट एसेट। अब इधर देखो, आपके पास ये आए नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, मैं इनको वो क्या बोल दूंगी, फर्नीचर इज माय नॉन करंट एसेट, computer is my non-current asset, land and building is my non-current asset, machinery, computer software are also my non-current assets. अब देखो, फर्नीचर है, इसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। कंप्यूटर का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, लैंड एंड बिल्डिंग का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मशीनरी का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, यानी इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो मैं क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम फिक्स्ड एसेट्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज जिनको आप दैट इज दोज एसेट्स जिनको हम सीन भी कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स। बट जिन एसेट्स को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। तो ये बात आपको समझ आई होगी कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ खर्चे किए, कुछ खर्चे आपके फ्रीक्वेंट होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। कुछ खर्चे आपके फ्रीक्वेंटली होते हैं, कुछ आप या मैं बोलूं रेकरिंग होते हैं, जो बार बार होते हैं, और कुछ नॉन रेकरिंग खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे या मैं बोलूं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करने पड़ते हैं, और या मैं बोलूं जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। अर्निंग, अब मशीन लगाओगे तो अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आपको हेल्प नहीं मिलेगी बिजनेस ग्रो करने में। तो कुछ ऐसे खर्चे आपके जो बिजनेस ऑपरेशन के लिए जरूरी है, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कुछ, तो उन खर्चों से आपको करंट एसेट जनरेट होते हैं। उन एसेट से उन खर्चों से आपको क्या जनरेट होता है, करंट एसेट जनरेट होते हैं, ठीक है। और यही बात अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स वन टाइम खर्चा करते हैं, इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से भी आगे तक मिलता है, तो उन बेनिफिट्स, उन खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें कौन से एसेट्स जनरेट करके देते हैं, आप कुछ खर्चा करो, अब आप मोबाइल लेते हो, खर्चा किया आपने, मोबाइल मिला, मोबाइल लेके आए, तो मोबाइल क्या है, आपका फिक्स्ड एसेट।
आपने कुछ चॉकलेट खरीदी, खर्चा बताओ, कैसा खर्चा हुआ? रेवेन्यू खर्चा हुआ, नॉर्मल कोर्स में खर्चा किया और इसका बेनिफिट उसे टाइम कंज्यूम खत्म, बेनिफिट खत्म, रेवेन्यू खर्चा हो गया आपका। और यही अगर आप मोबाइल फोन लाते हो, लैपटॉप लाते हो, रेफ्रिजरेटर लाते हो, घर के अंदर कुछ भी चीज आप ऐसी लाते हो जो एक बार लानी पड़ती है, बार बार नहीं लानी पड़ती, तो उस खर्चे से आप क्या लेकर आते हो? फिक्स्ड एसेट घर में लेकर आते हो। अब उसमें से अगर आप घर में कंप्यूटर लेकर आते हो तो वो आपका टेंजिबल एसेट कहलाएगा, उसको आप देख सकते हो, उसको आप छू सकते हो, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने उसमें विंडोज डलवाई या आपने उसमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दिलवाए तो आप वो इनटेंजिबल एसेट है, तो उनको हम इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। यानी कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन, ये इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, एक्सपेंडिचर्स कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज। एक आपका हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आपका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन करंट एसेट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन नॉन करंट एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन नॉन करंट एसेट्स, या हम इसे बोल सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ये भी कितने तरह के होते हैं? दो, टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, एक्सपेंडिचर मींस क्या होता है? खर्चा। रेवेन्यू खर्चा मतलब जो आपने खर्चा, रेवेन्यू खर्चे का मतलब क्या हो गया? वो खर्चा जो आपका, जिसका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम हो गया विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखो बेनिफिट कंज्यूम्ड विद इन अकाउंटिंग पीरियड। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट गेट्स बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, आपने रेंट पे, अच्छा आप क्या करते हो? गुड्स परचेज करते हो, रेंट पे करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, सैलरी पे करते हो। करंट एसेट निकल कर आएंगे गुड्स परचेज, लेफ्ट ओवर गुड्स। अगर गुड्स बच गए तो उससे क्या मिल जाएगा हमारे पास? स्टॉक या इन्वेंट्री, ये एक एसेट जनरेट होगा। अगर कोई एक्सपेंस एडवांस में पे किया है, एडवांस में रेंट दे दिया, सैलरी दे दी, इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया, तो इन खर्चों से, इन एडवांस खर्चों से आपके पास एक एसेट निकल कर आता है, उसे हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब नॉन अकाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब आगे देखते हैं। तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो, इसका एग्जांपल, मशीनरी परचेज्ड
लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, कंप्यूटर परचेज्ड और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेज्ड, ये सब अगर आप खर्चे करते हो तो आपके पास नॉन करंट एसेट्स निकल कर आते हैं। टेंजिबल मतलब जिनका कुछ वो एसेट खरीद के लाओगे आप जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और कुछ ऐसे खरीद के लाओगे जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। यहां तक बात समझ आ गई होगी, है ना, कि खर्चे कैसे रिलेटेड हैं एसेट से। एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड टू एसेट्स, है ना। चलो आगे आगे देखते हैं। खर्चों के बाद अब हम बात करते हैं रिसीट्स के बारे में। रिसीट्स, अब देखो वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। मिस्टर जी ने जब बिजनेस में सेल किया तो कुछ इनको पैसा आया। पैसा कहाँ कहाँ से रिसीट आती है, देखो नंबर 1 रिसीट कहाँ से आई, कैश रिसीव हुआ कस्टमर्स से, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स से कैश रिसीव हुआ। और दूसरी रिसीट, सपोज इन्होंने एक लोन लिया था, तो बैंक से लोन लिया, तो लोन लिया ये भी एक रिसीट है ना, पैसे तो आए हैं ना। लोन टेकन फ्रॉम लेट्स से SBI, ये कैश रिसीव हो लेट्स से ऑफ ₹10,000, और लोन लिया सपोज 50,000, 50,000 रुपीज का उन्होंने लोन लिया। अब देखो अगर, और तीसरा जैसे चलो एक बार आप ये दो ही समझो। अब कैश रिसीव किया कस्टमर से, ये तो क्या ये रिसीट्स रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग है। ये जो रिसीट्स हैं बारी बार गुड्स सेल करोगे वापस पैसा आपको आएगा, जितनी बार सेल करोगे उतनी बार आएगा। यू आर अ ट्रेडर, जब ट्रेडिंग करोगे तो सेल करने पर पैसा आप जितनी बार सेल करोगे उतनी बार पैसा आपको रिसीव होगा। तो ये रिसीट क्या है, रेकरिंग रिसीट्स। रेकरिंग रिसीट्स जो आपको गुड्स की सेल या गुड्स या अगर आप सर्विस में डील करते हो, इफ यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, हो सकता है आपको सर्विस दे रहे हो। अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो सर्विस को सेल करके जो पैसा मिला तो वो आपके पैसा क्या कहलाएगा, आपकी रेवेन्यू रिसीट। जो रेकरिंग है वो ही क्या है, रेवेन्यू रिसीट है। और लोन लिया SBI से, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है क्या, आप ये बताओ। लोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती, लोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होती, यानी ये इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम, एक बार लोन लिया, फ्रीक्वेंटली लोन नहीं लिया जाता। इसलिए ये रिसीट्स जो 50,000 रुपए रिसीव हुए हैं हमको, इट इज माई कैपिटल रिसीट, इट इज माई कैपिटल रिसीट। यानी अगर मैं कहूं सभी रिसीट्स, all the receipts which are not revenue in nature are capital receipts, not revenue in nature are capital receipts। ठीक है, चलो अब ये जो लोन लिया, अब देखो लोन लिया, रिसीट हुई, आपके पास दो तरह की रिसीट आ गई। एक आई रेवेन्यू रिसीट और एक आ गई आपके पास कैपिटल रिसीट। अगर
लोन लिया तो एसबीआई की तरफ क्या है, बैंक को पे करना है या नहीं करना, पेबल टू एसबीआई, लोन इज पेबल टू एसबीआई। तो आपकी एक देनदारी मतलब लाइबिलिटी अराइज होगी। कैपिटल रिसीट अगर आप करोगे ना, आप किसी से वन टाइम पैसा लेते हो, आपको बदले में से वापस लौटाना पड़ेगा, तो कैपिटल रिसीट रिजल्ट्स इन लाइबिलिटीज, आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा। अगर आपने ये लोन छोटे समय के लिए लिया है, यानी जिसका रीपेमेंट आपको 1 साल के अंदर कर देना है, विद इन 1 ईयर, तो आपकी लाइबिलिटी कहलाती है करंट लाइबिलिटी। लेकिन अगर जैसे मान लो एसबीआई से लोन मैंने अप टू 5 ईयर्स के लिए ले लिया, यानी जिसका बेनिफिट जो मुझे रीपे करना है 1 साल से आगे तक, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, यहां तक समझ आ गया। रेवेन्यू रिसीट्स जो आपको मिलेंगी वो तो आपके प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करेंगी, प्रॉफिट या लॉस। चलो, इतना समझ आ गया होगा रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के बारे में। यानी रिसीट्स रिजल्ट्स इन लायबिलिटीज, कैपिटल रिसीट रिजल्ट्स इन लायबिलिटीज। चलो, इतना समझ आ गया। अब वो एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल में चलते हैं और इसको समझते हुए ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस ऑफ लेडीज फुटवेयर विद कैश ऑफ ₹5 लाख। देखो, एक और बात, ये मिस्टर जी है, सॉरी, इस एग्जाम्पल में तो मिस्टर ए है, ठीक है। इन्होंने इस प्रीमाइसिस में क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, लेट से यहां पर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, इसका नाम है बिजनेस। अब ये है वो बंदा जो इसके बारे में सोच रहा है कि मुझे एंट्रीज, इसके ट्रांजैक्शन ये करेगा, ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस से रिलेटेड, एंट्रीज मुझे रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, तो मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री डालूं। दो बंदे हैं, मिस्टर ए और एक बिजनेस भी एक सेपरेट पर्सन है, तो क्या करेगा, एंट्रीज डलती है हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह एक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब भी एंट्री डालोगे, आप रिकॉर्ड करोगे, तो आप बिजनेस की तरफ हो जाओ, इसको छोड़ दो, ये अलग और आप दोनों अलग। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी सोच लो, आप ही का बिजनेस है, यू आर द बिजनेस। चलो, अब एक सेकेंड, चलो, अब देखो, बिजनेस स्टार्ट किया है फुटवेयर का कैश में, विद कैश ऑफ ₹5 लाख। बिजनेस ने रिसीव किया, पॉइंट नंबर 1, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम इसकी, पॉइंट नंबर 1, बिजनेस ने क्या किया, रिसीव किए, बिजनेस यानी मैं, बिजनेस के पीछे कौन है, मैं, जो अकाउंटिंग जिसको करनी है। बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस को कितने पैसे मिले, ₹5 लाख। बिजनेस में ₹5 लाख इसने लगाए हैं, किसने, मिस्टर ए ने। ₹5 लाख जो अमाउंट, मिस्टर ए कौन है, ओनर। अब हम टर्म्स सीखेंगे सारी। जो अमाउंट ओनर बिजनेस में डालता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल, नोन एज कैपिटल।
अभी तक जो हमने सीखा ये भी बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है या कम होती है? इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए साल में 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन हर दिन हर महीने नहीं होती। इसलिए बिजनेस के लिए ये क्या है? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट है, और कैपिटल रिसीट इसको वापस भी देने हैं ना, ये पैसे आप सेपरेट हो, आप ये समझ लो कि आपने रिसीव किए हैं, मैं आई एम बिहाइंड द बिजनेस। बिजनेस ने लिए मतलब मैंने लिए, मैंने 5 लाख रुपए लिए तो मुझे 5 लाख रुपए वापस लौटाने भी हैं, तो ये मेरी क्या बन गई? एक इंटरनल लाइबिलिटी भी बन गई। दिस इज माई इंटरनल देनदारी। इंटरनल क्यों? क्योंकि ओनर को ही देने, किसी बाहर वाले को नहीं देने। इंटरनल लाइबिलिटी, इसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे चलूँ ना, सबकी डेफिनेशन हम बाद में सब एक एक पॉइंट वाइज रिकॉर्ड करते चलेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ मीनिंग समझो। मीनिंग है जो ओनर अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट। बिजनेस के लिए ये कैपिटल रिसीट है, और बिजनेस के लिए क्या है? ये इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी, जिससे बिजनेस कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने कैश। देखो पिछली क्लास में देखा था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू हमें रिकॉर्ड करने हैं, ड्यूअल सिस्टम फॉलो करना है। मिस्टर ए से बिजनेस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस ओनली। बिजनेस बिजनेस कह रहा है मैंने कैश रिसीव किया, बिजनेस ने कैश रिसीव किया, फर्स्ट पहलू ये हो गया। दूसरा पहलू क्या हुआ? दूसरा पहलू हुआ उसकी एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई, जिसका नाम उसे वो क्या बोलेगा? कैपिटल। कैपिटल मेरी क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। इसके और भी नाम है, ओनर्स इक्विटी, ओनर का पैसा, ओनर्स इक्विटी। एक और भी नाम है नेटवर्थ। नेटवर्थ ये क्या है? ये आपको जो यूज ध्यान रखना है, वो जो वर्ड है वो ये कैपिटल, मेनली तो यही ध्यान रखना है, कैपिटल। तो इसमें 2 पहलू कौन से इन्वॉल्व है? कैश रिसीव किया और क्या है? एक कैपिटल इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, ये चैप्टर 6 जर्नल में बहुत काम आएगा, अब इसे समझ लो, जनरलाइजेशन बहुत आसान हो जाएगा। चलो, हमने एक टर्म सीख ली जिसका नाम है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल सीख ली। कैपिटल क्या होता है ये सीख लिया, दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कैपिटल। चलो, ये तो हम साथ के साथ सीख रहे ताकि हमें आगे दिक्कत ना आए। चलो अगला पॉइंट, ये पॉइंट हुआ कंप्लीट। मिस्टर ए टुक बैंक लोन ऑफ ₹50,000 विच इज पेबल आफ्टर 2 years। अब ये बताओ, एक लोन लिया 50,000 का, 2 साल बाद चुकाना है, रीपेबल आफ्टर 2 years। अब देखो इसका क्या करेंगे। लोन लिया है लोन लिया बिजनेस ने, लोन लिया है, देखो लोन लिया, एक सेकेंड, ये बिजनेस है, बिजनेस को कुछ पैसा दिया मिस्टर ए ने, कम पड़ गए तो बैंक से लोन ले लिया, सपोज एसबीआई, या मैं बोलूं बैंक के, लिख लो, बैंक से क्या कर लिया? एक लोन ले लिया, बैंक से एक लोन ले लिया। जो बिजनेस के पीछे कौन है? मैं। चुकाने कब है? 2 साल बाद, रीपेबल आफ्टर 2 years। तो बैंक से, इसमें 2 पहलू कौन से इन्वॉल्व है? इसमें एक इन्वॉल्व है बैंक से लोन लिया, बैंक लोन रिसीव्ड। अब लिया, देखो इससे लिया था फर्स्ट, किस में? तो चुकाना है, तो इसको भी तो चुकाना है, इट इज ऑल्सो माई लाइबिलिटी। बैंक लोन लिया तो बैंक लोन एक क्या है? एक लाइबिलिटी भी आ गई, बैंक लोन क्या आ गई? लाइबिलिटी भी आ गई। क्या ये लाइबिलिटी इंटरनल है? इंटरनल तो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने शुरू किया है, बाहर वाला है, बैंक इज अ बाहर वाला। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दिस इज माय एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी चुकाना कब है? 2 साल बाद। जो आप
आपको 1 साल बाद चुकाना पड़े उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये मेरी क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी जो देनदारी जिसके लिए आपको 1 साल से ज्यादा का समय मिलता है वो आपके लिए क्या बन जाती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है मिस्टर ए मेड कैश परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज। अच्छा, एक और बात इसमें रह गई, बैंक लोन लेना ये कैसी रिसीट है, अभी हमने पढ़ा था बैंक से लोन लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए ये भी क्या है, हमारी कैपिटल रिसीट है। चलो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, मिस्टर ए मेड कैश परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, कैश परचेज किया है 10,000 का, कैश परचेज किया है। बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने, कोई पर्सन है सपोज, किससे, कोई पर्सन है मिस्टर जो भी, उससे गुड्स लिए बिजनेस, और बिजनेस के पीछे कौन, मैं। बिजनेस ने गुड्स लिए और क्या कर दी, कैश दे दिया। दो ट्रांजैक्शन, दो पहलू, दो एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, गुड्स का रिसीव करना और एक एक्सपेंडिचर किया, कैश एक्सपेंडिचर, और वो क्या कर दिया, पे कर दिया, एक्सपेंडिचर पेड, खर्चा किया और पे कर दिया। गुड्स रिसीव करना, गुड्स रिसीव किया, दैट इज माय, क्या हो गया, गुड्स रिसीव किया, या मैं बोलूं क्या किया, मैंने परचेज किया, परचेज किया, मैंने क्या किया, परचेज किया। परचेज मेरी रेगुलर आइटम है, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होगी, इसलिए मेरा कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये आपने क्या कह दिया, कैश पे कर दिया, इसे आपको कोई लायबिलिटी नहीं आई। ठीक है, क्योंकि कैश में है। चलो पॉइंट नंबर 4, मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बी फॉर रुपीज 30,000, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए। गुड्स समझ रहे हैं, वो आइटम जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। चलो क्या किया, मिस्टर बी से बिजनेस ने गुड्स परचेज किए, बिजनेस के पीछे मैं एंट्री डालने वाला, मिस्टर बी ने गुड्स परचेज किए, क्या किए, परचेजेस की, और बदले में एक प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको पे कर दूंगा, प्रॉमिस टू पे लेटर। सपोज दोनों ने अग्री किया, ठीक है 3 महीने बाद मुझे पे कर देना, ठीक है 3 महीने 6 महीने, वो आपस के दोनों की कंसेंट से जो भी है, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल लिया, लेट से 3 महीने। दो पहलू, एक तो है परचेज किया, परचेज इन्वॉल्व है, और दूसरा प्रॉमिस किया है बिजनेस ने, तो एक मेरी पेबल इन्वॉल्व है ना। परचेज मेरा एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, दिस इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये मेरा पेबल है, परचेज का पेमेंट 3 महीने बाद, 1 साल से ज्यादा होगा समय मिलेगा तो लॉन्ग टर्म है, अदरवाइज वो क्या है, शॉर्ट टर्म है, या मैं बोल सकती हूँ करंट लाइबिलिटी, विच इज पेबल विद इन 1 ईयर, वो मेरी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। यहां तक बात समझ आ गई, दोनों पहलू हम साथ साथ कवर कर ताकि आगे दिक्कत ना आए। चलो पॉइंट नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। पॉइंट नंबर 5, मिस्टर ए परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम मिस्टर सी ऑफ रुपीज 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, कुछ लिखा है क्या, कैश में किया या क्रेडिट में किया, लिख लो एक बार आप यहाँ पे इन कैश, ठीक है। कैश में परचेज किया है लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए का,
बताओ क्या करें। पॉइंट नंबर 5, लैंड बिल्डिंग परचेज किया मिस्टर ए ने। अब मिस्टर ए ने परचेज किया, मिस्टर ए जो बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। लैंड बिल्डिंग खरीदा, लैंड बिल्डिंग आया बिजनेस, जिसमें बिजनेस हो रहा है। तो दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज करना और कैश पे कर देना। पे कर दिया इसलिए कैश पेड, इसलिए कैश पेड। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करना एक, कुछ भी करोगे खर्चा है, बट ये खर्चा कैसा खर्चा है, कैपिटल या रेवेन्यू? इट इज कैपिटल। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इट इज नॉट रेकरिंग इन नेचर, ठीक है। चलो, आपने टर्म सीख रहे हो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर सीख लिया आपने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीख लिया आपने। अगर मैं देखूं अब तक आपने कौन कौन से टर्म्स कर ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन से टर्म्स कवर कर ली, करंट लायबिलिटी, और कौन से टर्म्स कवर कर ली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अभी तक कौन सी टर्म्स कवर हुई, एक हुई आपकी कैपिटल रिसीट, ये हो गई आपकी कैपिटल रिसीट। एक आपकी कवर हो गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये सब अगर समझ आएगा ना तो लिखना आसान हो जाएगा। एक आपने कवर कर ली ये कैपिटल, ओनर्स इक्विटी, काफी पॉइंट्स आपने अभी तक कवर कर लिए हैं। चलो, 5 पॉइंट कर लिए, 6 पॉइंट पे आ जाओ। 6 पॉइंट क्या है, मिस्टर ए परचेज कंप्यूटर्स फॉर ₹25,000। अच्छा, आप यहां से कैश हटा दो एक बार, इट इज नॉट इन कैश, यहां लिख लो, बस इतना लिखो। मिस्टर ए परचेज कंप्यूटर्स फॉर ₹25,000 फ्रॉम डी से कंप्यूटर परचेज, कुछ पता नहीं चल रहा कि कैश पे करके आया है या उधार लेकर आया है, नहीं पता, तो इट मीन्स हम ये मानते हैं कि उधार की ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जब नहीं पता तो हम कैसे कह दें कि कैश पे कर दिया। तो 6 पॉइंट में कंप्यूटर परचेज किया है डी से। देखो, कंप्यूटर परचेज किया, एक कौन सा है इसमें पहलू, परचेज ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा है आपने उधार लिया, तो आपका क्या हो गया, ये पेबल हो गया, पेबल टूवर्ड्स, पेबल टू डी। उधार लेकर आए हो, कंप्यूटर लाए हो, एक्सपेंडिचर तो है, कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की, आप कंप्यूटर में डील नहीं करते हो, आप कंप्यूटर में बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नहीं लाए हो, आप बिजनेस मैनेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए लाए, ना कि उसमें ट्रेडिंग करने के लिए लाए हो। और पेबल है ये आपका, तो इट इज योर करंट लाइबिलिटी। अगर आपको इसको पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी है तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। 6 पॉइंट के बाद अगला पॉइंट, ही विड्रॉन ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। अब देखो 7th पॉइंट देखो, अब भी स्टार्टिंग में उसने 5 लाख रुपए बिजनेस को दिए, लेकिन अब मिस्टर ए को क्या 5,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा, कहेगा बिजनेस से पैसे निकाल लेगा, वही तो ओनर है अल्टीमेटली, है ना। तो वो क्या कहता है, मिस्टर ए बिजनेस से, अपने ही बिजनेस से जो 5 लाख पहले दिए थे कभी, जो 5 लाख पहले कभी दिए थे, उसी में से ही आज 5,000 निकालना चाहता है, 5,000 रुपए निकालना चाहता है। तो जब वो अपने पैसों से ही कुछ पैसा विड्रॉ करता है, उसे बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स। बिजनेस क्या कहेगा, बिजनेस कहेगा मैंने पैसे दे दिए, ओनर ने ड्राइंग कर ली और मेरे पास से क्या चला गया, कैश। यानी जो कैपिटल उसने लगाई थी 5 लाख रुपए, वो उसमें से 5,000 कम कर दो, यानी
नेट कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगी वो कितनी रही बताओ। जिस दिन मिस्टर ए ने ड्रॉ कर लिया पैसा उस दिन से 5 लाख रुपए नहीं लगे रहेंगे, उसमें से 5,000 कम कर दो, 4,95,000 बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगे। तो इसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। एक हो गई ड्राइंग्स और एक हमारा कैश गॉन, कैश चला गया। ठीक है, चलो तो चलो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है? He also purchased computer software worth ₹15,000 in cash. सॉफ्टवेयर खरीदा, ये क्या है मेरा फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट में कौन सा एसेट? दैट इज माय इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन है, नॉन रेकरिंग परचेज है ऑफ एसेट। तो ये मेरा एसेट कौन सा हो गया? फिक्स्ड एसेट। और दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि कैश आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। यहीं पर ही हम इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिस्टर ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹25,000 टू मिस्टर ई। गुड्स सेल किया, सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स क्या होता है? रेवेन्यू। जिस चीज में आप डील करते हैं उस चीज को सेल करके अगर आपको कोई रिसीट्स आने वाली है या जो आप अर्न करते हो, दैट इज योर रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या आपको इस सेल का पैसा मिल गया? मिस्टर ई को आपने बेचा है 25,000 में, कुछ नहीं पता लग रहा कि कुछ नहीं पता लग रहा कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला, कैश के बारे में नहीं लिखा। जब तक कैश नहीं लिखेगा हम ये मानेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कैसी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो दूसरा पहलू, दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया कि मुझे क्या करना है? रिसीव करना है। ई इज माई रिसीवेबल, ई इज माई रिसीवेबल। ई क्या है मेरा? रिसीवेबल। तो ये मेरा क्या बन गया? रिसीवेबल, जिसका पैसा मुझे आने वाले 1 साल में मिल जाएगा। तो दैट इज माय करंट एसेट। ठीक है जी, चलो अगला पॉइंट है। अच्छा, इस केस में एक और भी पॉइंट है। आपने 10,000 की कॉस्टिंग का गुड्स 25,000 में बेचा। इसका मतलब आपने ग्रोस प्रॉफिट, अगर मैं बात करूं इस ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट अर्न किया वो कितना होगा? जो ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन, इसको हम बोलते हैं जीपी, वो हो गया फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन इज 15,000। यानी सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 25,000 मुझे सेल करके मिला और 10,000 की कॉस्ट थी, तो मेरा सेल प्रोसीड्स हो गई 15,000। चलो पॉइंट नंबर 10। ही मिस्टर ए मेड एडवर्टीजमेंट ऑफ ₹30,000 फॉर हिज बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए 30,000 का एडवर्टाइजमेंट किया। बताओ, एडवर्टाइजमेंट अगर आप एक बार, ये कैसा एक्सपेंस है? अगर आप ये देखो, ये पॉइंट पे स्टार मार्क कर लो और इसको आगे देखो नीचे। अगर मैं यहां समझाऊं इसको, पॉइंट नंबर 10 को देखो। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करते हो तो इसका बेनिफिट आपको कितने सालों तक मिलेगा? क्या 1 साल में इसका बेनिफिट कंज्यूम हो जाता है? नहीं होता। 1 साल में एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट कंज्यूम नहीं होता। अगर आपका ये अकाउंटिंग पीरियड है ना, यहाँ अगर आपने एक्सपेंस किया है, यहाँ अगर आपने क्या किया है? एक्सपेंस, यहाँ अगर आपने एक्सपेंस किया है तो इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा। ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। लेट से आपने एस्टिमेट लगाया, जैसे मैंने कहा था ना लिमिटेशन, आपको कहीं ना कहीं एस्टिमेट लगाने पड़ते हैं। लेट से आपने एस्टिमेट लगाया कि एडवर्टाइजमेंट खर्चे से हमें 5 साल के लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। तो आपने माना कि आने वाले 5 वर्षों में एक इस वर्षों में, आने वाले 4 और सालों में मुझे क्या होगा? इसका बेनिफिट होगा। आपने खर्चा कर दिया पूरा 50,000 इस साल में, पे कर दिया।
लेकिन तो देखो बेनिफिट मिल रहा है आपको एक से ज्यादा साल में, तो ये आपका खर्चा वैसे तो हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट क्या इस खर्चे से आपका कोई भी एसेट क्रिएट होगा क्या? ना तो आपका कोई टेंजिबल एसेट क्रिएट होगा, ना ही कोई इनटेंजिबल, कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होगा। जस्ट एडवर्टीजमेंट से क्या होगी, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। सेल्स बढ़ना यानी आप कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंस कर रहे हो ना। जब ये आपका रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंस है तो ये खर्चा भी क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट इसमें एक और स्टार मार्क है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो जब होता जब ये जब इसका बेनिफिट मुझे यहां तक ही मिलता, अप टू 1 ईयर, या इस साल में हुआ, इस साल में बेनिफिट कंज्यूम हो गया, इस खर्चा या इसका अगले साल तक। बट क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे एक साल से ज्यादा मिल रहा है, तो ये मेरे लिए इसका बेनिफिट आगे डेफर हो रहा है, तो इसलिए हम इसका नाम रखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका नाम रखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड कर रहे हैं, इट मीन्स क्या, हम कहेंगे कि हमने जो 50,000 का खर्चा किया है ना, वो कर आज दिया, लेकिन उसका बेनिफिट हमें 5 साल में मिलेगा। यानी इसकी जो कॉस्ट आनी चाहिए ना, वो हर साल आनी चाहिए। कॉस्ट पर ईयर 4-5 ईयर्स आपको कितनी कॉस्ट डालनी पड़ेगी, 10,000। आप जो कॉस्ट चार्ज करेंगे, आप जो खर्चा चार्ज करेंगे, वो 50,000 में से 10,000 यहाँ डालोगे, 10,000 यहाँ की बुक्स में, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ और 10,000 यहाँ। 5 सालों में आप क्या करोगे, इस खर्चे को डेफरमेंट करते चलोगे, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या है, 5 सालों में मिलेगा। तो ये समझ आई होगी बात आपको कि व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चलो ये एग्जांपल क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए मेड एडवर्टीजमेंट ऑफ 30,000 फॉर हिज बिजनेस। एडवर्टीजमेंट किया यानी ये खर्चा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस होता है, इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक मैंने किया एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, एक एस्पेक्ट है एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस, कुछ नहीं लिखा तो मैं मान लेती हूं कि मैंने इसको एज्यूमिंग कि मैंने ये पे कर दिया है, एज्यूमिंग कैश पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश। अगर बैंक से दिया है तो बैंक, कैश से दिया है तो कैश, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। लेकिन ये इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंप्लीट नोट्स बनाएंगे आगे, एक बार समझ लो आगे। ही रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ₹16,000 फ्रॉम मिस्टर ई। देखो मिस्टर ई को सेल किया था, क्रेडिट सेल किया था, उसमें से 16,000 का अमाउंट रिसीव हो गया। तो मेरे पास दो एस्पेक्ट कौन से आए, एक जो मेरे लिए मिस्टर ई पहले क्या था, रिसीवेबल था, ई इज अ रिसीवेबल। अब रिसीवेबल क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा ना, क्योंकि 25 लेने थे, 16 उसने दे दिए। तो एक पहला एस्पेक्ट कि मुझे कैश रिसीव हुआ, दूसरा एस्पेक्ट मेरे रिसीवेबल्स क्या हो गए, अब कम हो गए। क्यों, क्योंकि मुझे रिसीव हो गया, रिसीवेबल अब वो नहीं रहा, वो अमाउंट रिसीवेबल से कहाँ चला गया, वो अमाउंट रिसीवेबल से रिसीव्ड में चला गया। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। दूसरा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाज सोल्ड बाय मिस्टर ए फॉर ₹12,000 इन कैश। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा था मिस्टर ए ने, वो सेल कर दिया 12,000 कैश में। जब आप क्या करते हो, एसेट को बेचते हो, देखो आपकी क्या आई, रिसीट। अच्छा एक और बात इस पॉइंट में भी देखो, रिसिप्ट जब आपको आती है, आपको जब रिसीट आती है अपने कस्टमर से, तो वो रिसीट कैसी रिसीट होती है बताओ। रिसीट हमारे पास, अगर मैं बात करूं इधर रिसीट्स की बात करूं, अगर वो बिजनेस के आपके नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड अगर रिसीट है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से अगर वो रिलेटेड है, रिसीट इज रिलेटेड टू योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस,
तो वो आपकी कैसी रिसीट है, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट। एग्जाम्पल, आपने किसी को क्रेडिट पे गुड्स दिए, उधार माल बेच दिया, उधार माल बेच दिया। एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने उधार माल बेच दिया, गुड्स बेच दिए, किसको, मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स क्या बोल रहा है, मैं आपको 3 महीने बाद दे दूंगा, लेट्स से आपको कहता है 2 महीने बाद दे दूंगा, तो उधार माल बेच दिया। तो जब वो पैसा आएगा, आएगा 2 महीने बाद, तो वो जो पैसा आना, रिसीट मतलब क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट टू बी रिसीव्ड या रिसीवेबल, जो भी है अमाउंट, पैसा अगर आपको रिसीव हो रहा है और वो बिजनेस से रिलेटेड है, गुड्स की सेल के अगेंस्ट पैसा आ रहा है, तो वो रिसीट आपकी कैसी रिसीट है, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट। इसके अलावा कोई भी रिसीट है, अगर मैं शॉर्ट में ये बोल दूं कि दूसरी रिसीट हमारे पास है एनी अदर रिसीट, कोई भी रिसीट, आपको कोई भी पैसा अगर आता है, कोई भी पैसा किसी भी तरह से, किसी भी तरह से पैसा अगर रिसीव हुआ, रिसीव हुआ, एक्सेप्ट योर रेवेन्यू, एक्सेप्ट related to your normal course of business, normal, except related to your normal course of business, आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह से पैसा अगर आ रहा है, दैट इज योर कैपिटल रिसीट। क्यों, क्योंकि बिजनेस की रिसीट जो होगी ना, वो आपको बार बार आएगी, बार बार सेल करोगे, बार बार पैसा आएगा। लेकिन एग्जाम्पल इसका, आपको नॉन रेकरिंग रिसीट्स कब आएंगी, ऐसी कौन सी रिसीट्स हैं जो 1 या 2 बार आती है या बहुत कम आती है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, बैंक लोन टेकन, बैंक से लोन लिया तो पैसा जो आएगा वो 1 टाइम ही तो आएगा। दूसरा, आपने अपनी मशीन रिसेल कर दी, जो पैसा आएगा वो 1 टाइम ही तो आएगा। आप मशीन की ट्रेडिंग थोड़ी ना करते हो, सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीनरी। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो वो जो पैसा आया वो कौन सा पैसा है, कैपिटल रिसीट, सेल प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आपका बिजनेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है आपका, इन्वेस्टमेंट है फुटवेयर का। दूसरा, अगर आपने अपना फर्नीचर बेच दिया, सेल प्रोसीड्स ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट था, कोई आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं था। तो जो, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है ये मेरा, इट इज नॉट माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉट माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट्स वाई ये सारी रिसीट्स मेरी क्या बन जाएंगी, कैपिटल रिसीट। चलो अब वापस एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल में हम ये देख रहे थे, देखो सॉफ्टवेयर बेच के पैसा आता है, सॉफ्टवेयर बेच के पैसा आना, पैसा तो आ रहा है, रिसीट है, कैसी रिसीट है, दिस इज माई कैपिटल रिसीट। और दूसरा क्या है, कैश रिसीव हुआ, दैट इज माई कैपिटल रिसीट। और मेरा एक एसेट क्या हो गया, चला गया, एक एसेट मेरा चला गया, तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गए मेरे, या मैं बोलूं इनटेंजिबल एसेट्स क्या हो गए मेरे, कम। फिक्स्ड एसेट्स मेरे क्या हो गए, रिड्यूस, क्योंकि मैंने उसको बेच दिया। चलो अगला पॉइंट है, मिस्टर ए पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी जाती है, हर महीने जाती है, स्टाफ को हर महीने सैलरी आप पे करते हो, रेकरिंग ट्रांजैक्शन है। तो ये जो एक्सपेंस है आपका, दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है, क्योंकि रेवेन्यू क्यों, क्योंकि रेकरिंग है, रेकरिंग बोले तो रेवेन्यू, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सैलरी पे किया,
तो आपका एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, यानी सैलरी का एक एक्सपेंस हो गया, और दूसरा आपका कैश पे हो गया। मिस्टर ए पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हिज बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ ₹9। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, पे कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये क्या है मेरा रेकरिंग है, हर महीने बिल आता है, तो इट इज माय रेकरिंग एक्टिविटी, रेकरिंग ट्रांजैक्शन, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, इट इज माय रेकरिंग एक्सपेंडिचर, देयरफॉर इट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मैंने क्या कर, सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, मैंने अपना एक एसेट कम कर दिया, दिस इज माय कैश कम हो गया, कैश मैंने क्या कर दिया, पे कर दिया। अगला पॉइंट, Mr. A paid ₹12,000 as insurance premium of his business for 1 year beginning on 1st of October 2023। ये बात भी समझ लेते हैं। देखो, प्रीमियम पे करना, इट इज माय रेवेन्यू एक्टिविटी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है, खर्चा कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो बिजनेस के लिए। बिजनेस का इंश्योरेंस प्रीमियम कराया है, 12,000 पे किया और 1 साल का पे कर दिया, और वो 1 साल शुरू कहां से हो रहा है, 1 अक्टूबर से। यानी अगर मैं अपना टाइम टेबल देखूं, टाइम चार्ट अगर मैं बनाऊं यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर, इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर तो कैसा होगा, देखो ये हमारा है 1 अप्रैल 2023 और ये है हमारा 31 मार्च 2024। अकाउंटिंग ईयर कौन सा है हमारा, हम किस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 23-24 की। दिस इज माई 23, इसको हम 23-24 भी लिख सकते हैं, हम 2023 की अकाउंटिंग कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो डेट आई 1 अक्टूबर 2023 को हमने क्या किया, 1 साल का यहाँ तक 30 सितंबर तक का हमने प्रीमियम भर दिया, 1 साल तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रीमियम भर दिया। अकाउंटिंग करने की डेट क्या है, अकाउंटिंग हम इस डेट तक की कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स तक का जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो इस साल को बिलोंग करता है, यानी 12,000 पे किया है 12 मंथ्स का, यानी 1 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हुआ, 1 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हुआ, 1,000 रुपए। 1 मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम कितना हुआ, 1,000 रुपीज। तो चलो, यानी 6 मंथ्स का पेमेंट 6,000 रुपीज तो मेरे इसी साल के थे, 6,000 रुपीज तो मेरे इस साल से बिलोंग करते हैं, अकाउंटिंग ईयर यानी इस साल में क्या हो गए, वो कंज्यूम हो गए, यानी 6,000 मेरा खर्चा है, कौन सा खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस साल में क्या होगा, कंज्यूम हो गया, तो इसी साल की बुक्स में आएगा। बट हमने 6,000 अगले साल भी पे कर दिया, तो क्या हो इस साल हम इसको रिकॉर्ड ही ना करें अपनी बुक्स में, नहीं, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको हम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि वो हमने आगे का पहले पे कर दिया, प्री पे कर दिया, दिस इज माई प्रीपेड एक्सपेंस, उससे हम बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, और वो कितने का है, 6,000। यानी इस ट्रांजैक्शन में ये जो मिस्टर ए ने की है इस एग्जाम्पल में, इंश्योरेंस प्रीमियम इस एक सेकेंड, इस एग्जाम्पल में जो इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ आपका एक्सपेंस है जो इसी साल का है, वो कितना है, 6,000, कुछ आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, कुछ आपका प्रीपेड इंश्योरेंस और वो कितना है, 6,000, और इसका थर्ड एस्पेक्ट क्या है, कैश पेड, और वो कितना है, 12,000। देखो मैंने आपसे कहा था कि हर एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, पर यहाँ तो 3 हो गए,
तो 3 होंगे तो कोई बात नहीं, एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट होते हैं। यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन का अगर हम करेंगे ना, इनको अगर हम डेबिट कर दें, हमें नहीं पता हमें किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, बट डेबिट का टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट का टोटल, यानी जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 12,000। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 16 क्या बोल रहा है, ऑडिट फी ऑफ ₹26,000 पेबल टू अ CA इज स्टिल पेबल। अच्छा, ऑडिट फी है हमारे इस साल के ऑडिट फी है, तो ये क्या है हमारा ऑडिट फी एक्सपेंस है हर साल। अच्छा, ऑडिट होता क्या है, ऑडिट क्या होता है, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई कराना पड़ता है ताकि वो एक्सेप्टेबल हो जाए। CA अगर उस पर अपने साइन कर दे तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू एंड फेयर माने जाते हैं। चलो, ऑडिट फी अगर आपने अपने फाइनेंशियल्स को करवाना है ऑडिट, तो जो ऑडिट फी है वो मेरा इस साल का एक्सपेंस है और वो हर साल होगा, दैट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेक्स, दिस इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और क्योंकि मैंने वो पे नहीं किया है तो वो उसका अमाउंट क्या है, मेरा पेबल, और पेबल है तो इट इज माय लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है तो कैसी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, अगले साल तक तो पे करना ही है। ये बात समझना, लॉन्ग टर्म कोई लाइबिलिटी मेरी नहीं है, अगले साल तक की लाइबिलिटी पे हो जाएगा। चलो, ये हो गए दोनों। अगला, मिस्टर ए रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर बी से परचेज किया हुआ सामान क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न। तो देखो, रिटर्न गुड्स आप परचेज करते हो तो परचेज रिटर्न भी तो करोगे, तो गुड्स परचेज किया आपने तो परचेज रिटर्न, गुड्स का रिटर्न करना इस परचेज रिटर्न। आपको सही नहीं लगे आपने रिटर्न कर दिया, तो जब रिटर्न कर दोगे, आपने गुड्स परचेज किया, उसके बदले आपको मिस्टर बी को पैसे देने थे, बी इज योर क्रेडिटर। अब आपका बी जो है, जो आपका पेबल था, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी था, जो आपकी करंट लाइबिलिटी था, उसका अमाउंट कितना कम हो जाएगा, 5,000 से कम हो जाएगा, और आपके गुड्स की जो स्टॉक है वो कितने से कम हो जाएगा, आपका परचेज रिटर्न हो जाएगा तो आपका स्टॉक भी कम हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। चलो, अगला पॉइंट है, मिस्टर ए रिसीव्ड गुड्स बैक फ्रॉम मिस्टर ई कॉस्टिंग ₹8,000 बीइंग गुड्स डिफेक्टिव। मिस्टर ई को आपने सेल किया, वो सेल किए गुड्स वापस आ गए, तो यानी आपका बेचा हुआ माल भी तो आपका वापस आ सकता है, उसको आपको पसंद नहीं आया तो सेल्स रिटर्न किया, गुड्स वापस आ गया, और जब सेल किया तो हमने कहा हमने ई से पैसे लेने हैं, तो ई हमारा क्या था, ई वॉज माई रिसीवेबल। लेकिन अब क्योंकि उसने गुड्स मुझे वापस कर दिए, तो जितने गुड्स वापस किए हैं उतने से मेरी सेल्स कम हो जाएगी, उतने से ही मेरा रिसीवेबल भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, इससे हमने कुछ टर्म्स सीखी। जैसे पहली टर्म सीखी हमने कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। कैपिटल रिसीट क्या होती है, वो रिसीट्स जो बारी बार आपको, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, दैट इज नॉट इन योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो आपकी कैपिटल रिसीट होती है। अगला इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर ये कैपिटल रिसीट बिजनेस की क्या है, देनदारी, इट इज योर लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी है, एक सेकेंड ये हैंग हो रहा है, एक मिनट, हाँ, अगर ये आपको देना है दैट इज योर इंटरनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टूवर्ड्स ओनर, क्योंकि ओनर तो आपका ही है, ओनर आपका ही तो बिजनेस है, तो इट इज योर इंटरनल लाइबिलिटी, जिसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। दूसरी टर्म जो हमने सीखी वो क्या है, हमने कि कैपिटल रिसीट सीखा कि लोन लेना इज ऑल्सो कैपिटल रिसीट, और ये जो आपको देना है पैसा 1 साल से ज्यादा के बाद, 2 ईयर्स के बाद लोन था तो पेमेंट है 1 साल के बाद, देयरफॉर इट इज योर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अगला हमने सीखा कैश परचेज क्या होता है, गुड्स परचेज अगर आप कैश करते हो, कैश पे कर देते हो, दैट इज योर कैश परचेज। इस केस में परचेज आपका रेगुलर नेचर में है, तो इट इज योर खर्चा इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और
ये आपका क्या बन जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला पॉइंट हमने क्या देखा था, अगला पॉइंट हमने देखा था कि मिस्टर बी ने बिजनेस ने गुड्स परचेज किया और मिस्टर बी को प्रॉमिस टू पे लेटर, तो इट इज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अगर आप प्रॉमिस करते हो तो आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ऐसा करने से मेरा मिस्टर बी क्या बन गया, पेबल बन गया। ये मेरे को क्या करना है, मुझे पे करना है, मुझे पे करना है, और परचेज मेरा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे चलो, मिस्टर ए ने बिजनेस में क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, ये आपका फिक्स्ड एसेट होता है, फिर खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है, ये आपका फिक्स्ड एसेट, और अगर फिक्स्ड भी तो कौन सा एसेट फिक्स्ड है, ये आपका टेंजिबल एसेट है, जिसे आप विच कैन बी सीन एंड टच्ड। चलो आगे, कंप्यूटर परचेज किया आपने, कंप्यूटर परचेज करना इज ऑल्सो एन एक्सपेंस, बट कौन सा एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्रेडिट पे लिया तो आपका पेबल है, डी को पे करना है, विद इन नेक्स्ट ईयर पे करना है, तो इट इज योर करंट लाइबिलिटी। चलो अगला पॉइंट है मिस पॉइंट नंबर 7। ये क्या था, ओनर क्या करता है, कुछ पैसे विड्रॉ करता है। अगर आप ड्रॉइंग करोगे, अपने पैसे में से ही कुछ पैसा आप विड्रॉ कर लोगे, तो उसमें से क्या होगा, आपकी जो अमाउंट, नेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कितनी रह जाएगी, नेट अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेगी वो है 4,95,000। जो 5 लाख उसने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे, 5 लाख उसने इनिशियली जो इन्वेस्ट किए थे, उसमें से अगर आप 5,000 विड्रॉ कर लोगे तो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी रह जाएगी, वो रह जाएगी 4,95,000 की। चलो आगे चलते हैं। ऊपर 7 पॉइंट्स के बाद हमने 8th पॉइंट देखा। 8th पॉइंट क्या था, he also purchased computer software worth ₹15,000 in cash। सॉफ्टवेयर परचेज करना इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट ऑन इनटेंजिबल एसेट। दूसरा एस्पेक्ट है कैश पे हो गया। दूसरी बात, अगला पॉइंट, मिस्टर ए ने गुड सेल किया 10,000 का 25,000 में, ई को कुछ नहीं लिखा कैश में, तो क्रेडिट में सामान बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, तो ई मेरा रिसीवेबल है। ई से मुझे पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, 25,000 लेने हैं। मैंने गुड्स बेचे तो 10,000 का गुड्स में जो सेल प्रोसीड्स मुझे आएंगी, दैट इज माई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और 15,000 का इस ट्रांजैक्शन से मुझे क्या हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगला पॉइंट है, ए ने एडवर्टीजमेंट किया 30,000 फॉर हिज बिजनेस। एडवर्टीजमेंट करना, इसका बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा, 1 साल से ज्यादा मिलेगा। तो मैंने अगर एस्टिमेट लगाया कि मुझे 5 सालों में मिलेगा, तो एडवर्टीजमेंट मेरा कैसा खर्चा हो जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उससे मुझे क्या करना है, 5 साल में डिवाइड करना है, 30,000 डिवाइड बाई 5, अच्छा सॉरी 30,000, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल 50,000 ले लिया था। अगर मैं यहाँ बोलूँ 30,000 डिवाइड बाय 5, तो यानी 6,000 मुझे हर साल क्या रहेगा, 6,000 मुझे हर साल अपने एक्सपेंस चार्ज करना रहेगा। चलो ये हो गया, एक्सपेंस चार्ज करने वाली बात भी हो गई। कहाँ गया, ये हो गया। 11 पॉइंट, 16,000 का अमाउंट रिसीव हो गया ई से। ई जो हमारा डेटर था उससे पैसे आ गए, तो हमने कैश रिसीव कर लिया, और साथ के साथ हमारे रिसीवेबल्स क्या हो गए, कम हो गए। अगला, सैलरी पे की स्टाफ को इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेकरिंग एक्सपेंडिचर, देयरफॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, हमने कैश पे कर दिया। तीसरा एस्पेक्ट, थर्ड एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 9,000 रुपए का, इज रेकरिंग एक्सपेंडिचर, देयरफॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और आपका कैश पे हुआ, दैट इज योर सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो और अगले साल के 6 महीने तक का आपने पे कर दिया। तो आपने कुछ इस साल का 6,000 का एक्सपेंस किया, कुछ नेक्स्ट ईयर का 6,000 पे का, दैट इज योर प्रीपेड इंश्योरेंस।
दिस इज योर इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस फॉर द ईयर, या आपके इस साल का 6,000 का खर्चा है, 6,000 आपने नेक्स्ट ईयर का पे किया, दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। और थर्ड एस्पेक्ट है आपने कैश पे कर दिया, दैट इज योर थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। चलो अगला पॉइंट है ऑडिट फी थी 26,000 की पेबल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इज स्टिल पेबल। ऑडिट फी पेबल है, ऑडिट फी यानी मेरा हर साल मुझे अपने फाइनेंशियल्स को ऑडिट करवाना होता है, तो ऑडिट फी इज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर, बट ये कौन सा खर्चा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपका अमाउंट पेबल है तो स्टिल द फीस पेबल इज योर लाइबिलिटी एंड दैट टू इज करंट लाइबिलिटी, बिकॉज आपको विद इन नेक्स्ट ईयर आपको क्या करनी रहेगी, पे करनी रहेगी। अगला है मिस्टर ए रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर बी। परचेज किया हुआ सामान वापस कर दिया, दैट इज योर परचेज रिटर्न। अगर आप गुड्स परचेज किया हुआ वापस कर देते हो तो आपके परचेज रिटर्न कम हो जाएंगे, और साथ के साथ आपकी क्रेडिटर, आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपने सामान वापस कर दिया तो आपको पैसा भी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। सॉरी, अगला पॉइंट, अगला एंड लास्ट पॉइंट ये है मिस्टर ए रिसीव्ड गुड्स बैक फ्रॉम मिस्टर ई। सेल किया हुआ सामान वापस आ गया तो आपकी सेल्स रिटर्न यानी आपकी सेल्स कम हो जाएंगी, और आपको जो पैसा मिलने वाला था, जो आपका रिसीवेबल था यानी जो आपका डेटर था, वो भी क्या हो जाएगा, वो इतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज तो आपको अकाउंट्स की इस क्लास में समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे जो टर्म्स हैं उनको हम बाय डेफिनेशन लिखेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।